इस देश में दो विषयों पर सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस होते हैं, पहला जमीन और दूसरा चेक बाउंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस चेक बाउंस के केस से पीड़ित हैं। या तो आप उस केस में कंप्लेनेंट होंगे, यानी किसी ने आपको चेक दिया होगा वो बाउंस हुआ होगा, या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन होगा कि सर आपने जो चेक दिया वो बाउंस हुआ है, यानी आप उसमें एक्यूज हो सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि एक बार अगर चेक बाउंस का केस चलता है तो कितना लंबा चलता है और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन हाल ही में 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट से इस तरह के केसेस में एक बड़ी राहत दी है, और उस राहत को अगर आप जान गए तो आपके केस में आपको बहुत मदद मिलेगी। लोकसभा में चेक पेमेंट को लेकर ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे अब चेक बाउंस का केस उसी जगह पर दायर किया जा सकेगा जहां इसे भुगतान के लिए पेश किया गया है। उस केस को जानने के लिए आपको आज का एक खास वीडियो देखना पड़ेगा, जहां पे हम डिटेल में उस केस के फैक्ट्स, लॉ को डिस्कस करेंगे। और एक और सबसे अच्छी बात, उस केस को डिस्कस करने से पहले आज चेक बाउंस के बेसिक लॉ के बारे में जानेंगे, ताकि आप घर बैठे जान पाएं कि चेक बाउंस का केस कैसे लड़ते हैं और कैसे उसमें आप डिफेंस ले सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन मोनोद। लीगल शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें, और इन वीडियो को उन तक शेयर करिए जिनको उनकी जरूरत है। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केस की। जैसा मैंने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हम आते हैं और चेक बाउंस के पूरे लॉ को आज हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को 1000 रुपये उधार देता हूं और मैं ये उसको बोलता हूं कि मुझे 1 महीने बाद वापस लौटा देना। अगला पर्सन जब मैं 1 महीने बाद उससे पैसे लेने जाता हूं तो मुझे चेक देता है, और जब वो मैं चेक अपनी बैंक में लगाने जाता हूं तो पता लगता है कि अगले पर्सन ने इतनी होशियारी करी कि उसने अपना अकाउंट ही बंद करा दिया, या अकाउंट बंद नहीं कराया तो उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि उसका वो चेक पास हो, या फिर उसने उस साइन में हेराफेरी कर दी ताकि उसका चेक बैंक में जाके पास ना हो। यानी किसी न किसी कारण से उस अगले पर्सन ने ये ट्राई किया कि जब मैं बैंक में चेक लगाने जाऊं तो मेरा बैंक में जो चेक है वो एनकैश ना हो। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इसे कहते हैं चेक बाउंस। इन द सेंस, जो मैंने चेक बैंक में लगाया है वो बाउंस हो गया है किसी न किसी कारण से। वो कारण ये भी हो सकता है कि साइन में मिसमैच हो, वो ये भी हो सकता है कि अगले ने अकाउंट बंद करा दिया हो, वो ये भी हो सकता है कि अगले के अकाउंट में पर्याप्त धन ना हो, या इसके अलावा और भी कई ऐसे कारण जिसके कारण से बैंक मेरे अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेगा। अब जब चेक बाउंस होता है तब हमें क्या करना चाहिए? चेक बाउंस का जो लॉ है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 138 से चालू होता है, जो पूरे चेक बाउंस केस के लॉ को गवर्न करता है। इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले बात लिखी है कि आपको मैंडेटरी रूप से एक सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले इसकी लिमिटेशन को जानेंगे, ताकि अगर लिमिटेशन अगर हमने चूक गए तो शायद हमारा पूरा केस धराशायी हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं लिमिटेशन के बारे में। जिस दिन आप बैंक में चेक जमा कराने जाते हैं और वो बैंक का जो पर्सन है वो आपको बोलता है कि सर आपका जो चेक जमा करा रहे हो वो बाउंस हो गया है, तो वो बाउंस ऐसे आपको मौखिक रूप से नहीं बोलेगा, वो आपको एक बैंक का रिटर्न मेमो बना के देगा। चेक रिटर्न मेमो होता है, वो बना के देगा। उसके अंदर एक कारण लिखा होगा कि इस XYZ कारण से आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है, या वो चेक अब मैं रिटर्न आपको कर रहा हूं। वो जो बैंक का मेमो होगा, उस मेमो के जो तारीख लिखी होगी उस तारीख से 30 दिन के अंदर, जी हाँ, डेट को बहुत ध्यान से नोट करिएगा, उस मेमो के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। अब जब आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो उसके लिए भी हम आपको एक बेसिक प्रारूप बता दें। लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको पहले सामने वाली पार्टी का पूरा नाम, उसका पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है, और अब हम मॉडर्न जमाने में हैं तो हम उसका ईमेल और मोबाइल नंबर भी लिखिए, और आप उसको जब भी कॉपी आप उसको स्पीड पोस्ट से भेजें तो साथ ही साथ आप उसको ईमेल और व्हाट्सएप भी कर दीजिए। फिर आप उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं कि ये लीगल नोटिस है जो 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है, और ये मेरे आपने जो चेक दिया जो बाउंस हुआ उसके लिए संबंध में है। फिर आप उसमें बेसिक फैक्ट लिखते हैं कि ये आपने मेरे से इस कारण से रुपए उधार लिए थे, या आपने ये मेरे से रुपए लिए थे, उसके बदले आपने मुझे ये चेक इतने इतने नंबर का इतनी इतनी बैंक का दिया था, ये मैं अपने चेक को बैंक में लगाने गया और बैंक ने इस तारीख को रिटर्न मेमो के साथ मुझे चेक रिटर्न कर दिया है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और नोटिस में आपको एक बात और इंपॉर्टेंट लिखनी पड़ेगी 15 डेज की, कि आपको नोटिस मिलने से 15 दिन के अंदर मेरे ये पैसे चुकाने हैं, या एक नया चेक देना है, या कुल मिला के इस खाते को क्लोज करना है, ताकि आपके खिलाफ मैं कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट चेक बाउंस की नहीं डालूं। और अगर आपने 15 दिन में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया तो मैं फ्री हूंगा आपके खिलाफ कंप्लेंट डालने के लिए। वैसे दोस्तों, आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है नोटिस की, क्योंकि मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके आप नोटिस हमारी टीम से ड्राफ्ट करवा सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे लीगल नोटिस भेजने में। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो में या चेक बाउंस के कानून को जानने में कोई समस्या आ रही है और आपको अपने केस से संबंधित कोई लीगल ओपिनियन लेनी है तो उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाकर हमारी टीम से, हमारे एक्सपर्ट से या फिर मुझसे आप बात कर सकते हैं और अपने केस को सॉल्व कर सकते हैं। खैर, अभी हम
बात कर रहे हैं लीगल नोटिस की, लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। 15 दिन जैसे ही खत्म होते हैं, अगर उसमें अगली पार्टी का रिप्लाई आ गया, आपको पैसे मिल गए तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं आया तो वो जब 15 दिन खत्म हो रहे हैं वहां से 1 महीने के अंदर, जी हाँ, नाउ टाइम पीरियड इज 1 मंथ, वहां से 15 दिन खत्म होने से 1 महीने के अंदर अंदर आपको संबंधित कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी पड़ेगी आपको चेक बाउंस की, जो 138 ऑफ एनआई एक्ट में जाती है। अब जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो आपको 4 चीजें कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको वो चेक की कॉपी लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल चेक जो आपको अगली पार्टी ने दिया था। दूसरा, आपको जो बैंक का रिटर्न मेमो है वो लगाना पड़ेगा। तीसरा, आपने जो लीगल नोटिस भेजा उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। और चौथा, जो आपने लीगल नोटिस जो स्पीड पोस्ट से भेजा है उसकी रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी लगानी पड़ेगी विद ट्रैकिंग रिपोर्ट, ये दिखाने के लिए कि वहां नोटिस डिलीवर हुआ है और अगली पार्टी ने रिप्लाई नहीं किया है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट के साथ आपको 138 की कंप्लेंट संबंधित कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। जहां तक ज्यूरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार का सवाल है, तो वो बैंक जहां आप पे आपका मेन अकाउंट ऑपरेट होता है, यानी कंप्लेंट का जहां मेन अकाउंट ऑपरेट होता है वहीं क्षेत्राधिकार होता है। फॉर एग्जांपल, मैं जोधपुर में रहता हूं और मेरे पास एक पीएनबी बैंक का मेरा एक अकाउंट है जो एक सरदारपुरा ब्रांच के अंदर है। तो मेरा जो सरदारपुरा जोधपुर का जो क्षेत्राधिकार है उसी मजिस्ट्रेट के पास मेरा केस लगेगा, क्योंकि हर जिले में बहुत सारी एनआई यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोर्ट्स या चेक बाउंस की कोर्टिंग होती है जो डिफरेंट क्षेत्राधिकार पे बटी होती है और आपको संबंधित क्षेत्राधिकार में ही आपको वहां पे केस डालना होता है। अब जैसे ही आप कंप्लेंट डालेंगे उसके बाद सबसे पहले कोर्ट इसमें सम्मन इश्यू जो होता है वो सामने वाली पार्टी को करता है और एक्यूज को बुलाता है। अब यहाँ पर एक मैं आपको नए लॉ के बारे में बताऊं तो 143A ऑफ एनआई एक्ट और 148A एनआई एक्ट आ गया है, जो ये कहता है कि द मोमेंट आप कंप्लेंट डालते हैं और कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, सामने वाली पार्टी को बुलाता है, तो आपको 20% तक उस चेक के बाउंस का कंपनसेशन दिलाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिनके चेक बाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई 1 लाख का चेक बाउंस है, मैं केस लगा रहा हूँ, तो मुझे इनिशियली ही कोर्ट 20,000 रुपए का कंपनसेशन मुझे अगली पार्टी से दिला देगा। तो ये भी एक नया प्रोविजन है जिससे हमें काफी राहत मिली है। जब धीरे धीरे कंप्लेंट आगे चलती है, एफिडेविट पे आप अपने बयान देते हैं, दोनों पक्षों के बयान के बाद फाइनली बहस होती है और अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करती है कि चेक बाउंस का केस जेन्युइन है या नहीं है। और अगर कोर्ट को यह लगता है कि यस आपका चेक बाउंस है और अगली पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, तो उसे 2 साल तक की सजा दे सकती है और साथ ही साथ जो चेक का जो अमाउंट है उसका दुगना अमाउंट का कंपनसेशन का भुगतान करने का उसको ऑर्डर कर सकती है। और जब वो अगला पर्सन अपील में जाएगा तो अगेन 148A ऑफ एनआई एक्ट काम आएगा, जो कहता है कि अपील लगाने से पहले आपको 20% उस ऑर्डर का आपको उस अगली पार्टी को देना पड़ेगा। तो ये भी एक सेकंड राहत मिलती है जब वो अगला पार्टी अपील में जाए, क्योंकि हमारे देश में ऐसा देखा गया था कि अक्सर जब पार्टी केस लगाती है तो वो सालों साल चलती है और अगर आप जीत भी जाते हैं तो अगली पार्टी तुरंत अपीलाट कोर्ट में चली जाती है और वहां से स्टे लेके बैठ जाते हैं और वो सालों साल केस चलता है। इसलिए चेक बाउंस के केसेस में ये 2 प्रोविजन से काफी रिलीफ मिला है लोगों को, और ताकि आप अपने चेक बाउंस के केसेस को जल्दी से जल्दी सुलझा सकें। तो दोस्तों, ये सारी बेसिक बातें थी जो हमें जाननी जरूरी थी चेक बाउंस के बेसिक लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2022 के लैंडमार्क जजमेंट की। TRL वर्सेस SMS एशिया 2022 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसकी मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं ताकि आप चाहे तो जजमेंट को आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब एक चेक बाउंस हुआ और जब कोर्ट में कंप्लेंट डाली गई, तो जो एक्यूज पार्टी थी यानी जो सामने वाली पार्टी थी जिसका चेक बाउंस हुआ है, उसने ये डिफेंस लिया कि सर जिस पर्सन ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली है वो पर्सन उस कंपनी के थ्रू ऑथराइज्ड ही नहीं है। अब अगर कोई भी XYZ पर्सन उस कंपनी का उठ के आ जाएगा तो क्या हम उसके लिए चेक बाउंस के रोतेदाई हैं या नहीं है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे सारे लॉ को डिस्कस किया और बोला कि 2 बातें प्रूव करनी जरूरी है कंप्लेनेंट को, कि एक, जो वो चेक बाउंस का केस लगा रहा है उसके लिए वो ऑथराइज्ड है, यानी वो उस कंपनी से, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बात कर रहे हैं, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के LLP है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या किसी भी तरह की आप फर्म या कंपनी के थ्रू केस डाल रहे हैं, और आपको सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि आपको उस कंपनी या फर्म द्वारा ऑथराइज किया गया है उस केस को डालने के लिए। तो पहले आपको बात ये प्रूव करनी पड़ेगी कि आप ऑथराइज्ड हो, और दूसरी बात, आप ऑथराइज से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप उस चेक बाउंस के केस के बारे में आपको फैक्ट्स पता है, आपको उस पूरे ट्रांजेक्शन के बारे में पता है और कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व थे। अगर ये 2 बातें प्रूव होगी तो ही हम आपकी इस कंप्लेंट को मेंटेनेबल मानेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये सवाल उठा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को डिसाइड करते हुए बोला कि इसके लिए आपको एक एफिडेविट मूव करना पड़ेगा। कंप्लेंट जब आप डालेंगे तो एक एफिडेविट के साथ मूव करिए और बोलिए कि मैं इस कंपनी की सो एंड सो पोस्ट पे यहाँ पे पोस्टेड हूँ और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से या इस कंपनी के जो पार्टनर से इन्होंने मुझे ऑथराइज कर रहा है कि मैं कंप्लेंट को मैं पेश कर सकता हूँ। तो ये आपका पहली कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरा, आपको उसी में एक फैक्ट ये डालना है कि ये जो मैं कंप्लेंट पेश कर रहा हूँ उस ट्रांजेक्शन के बारे में मुझे पता है, इसके फैक्ट्स के बारे में मुझे पता है और आई एम वेल अवेयर विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर केस। तो ये 2 बातें आप डाल के एफिडेविट कोर्ट में दीजिए।
अगर आपने ये बातें डाली और कोर्ट को ये बात पता लग गई कि आप ऑथराइज पर्सन है और आपको इस केस के बारे में पता है, तो आपकी कंप्लेंट की मेंटेनेबिलिटी पे कभी सवाल नहीं उठेंगे। अब इस केस की बात करें तो इस केस में जब एक्यूज ने ये रेज किया ग्राउंड के सर मेरे पे तो ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि अगले पर्सन को पता ही नहीं है केस के बारे में और वो ऑथराइज ही नहीं है कंप्लेंट डालने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस के अंदर फैक्ट्स को चेक किया तो पता लगा कि यस, एक एफिडेविट दिया गया था जहां उन्होंने कहा था कि मैं ऑथराइज्ड हूं, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर था उनके पास और उनको सारे फैक्ट्स के बारे में पता था, बिकॉज उन्होंने एफिडेविट में लिखा था कि मैं इस केस के ट्रांजैक्शन के बारे में सब जानता हूं। ये दोनों बातें उन्होंने प्रूव की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में बोला कि यस, उनकी कंप्लेंट मेंटेनेबल है और एक्यूज का ये जो डिफेंस है वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है। तो इस केस से हम एक बात जाने कि जब भी आप एज अ पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या कंपनी या कभी भी एज अ फर्म के थ्रू आप केस डालें तो हमेशा एक ऑथराइजेशन लेटर के साथ आप डालें और उस ऑथराइजेशन लेटर में ये बात जरूर डालें कि मुझे इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता है। और अगर आप सपोज एक्यूज साइड से हैं, यानी आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है, तो सबसे पहले देखें कि जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट डाली है वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ये डिफेंस रेज करके उसका केस वहीं खत्म कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं या मुझसे आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। नीचे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।